समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। कर्नाटका में सत्ता शेयरिंग को लेकर चल रही घमासान और नेल्ली मैसेकर पर रिपोर्ट से लेकर पाकिस्तान में इमरान खान पर चल रही अफवाहों तक पिछले कुछ दिनों की बड़ी हेडलाइंस और खबरों पर आपने हमें ऐसे ही कई सारे सवाल भेजे और हमारे साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में हम आपके ऐसे ही सवालों का जवाब लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। शेखर, सवालों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल कर्नाटका से ही जुड़ा है। कान पूछ रहे हैं कि कर्नाटका में सत्ता शेयरिंग को लेकर घमासान मचा है, आपके हिसाब से वहाँ ये क्राइसिस कैसे सॉल्व होगा? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की एक समस्या है। कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि अगर आप देखें इस टाइम कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यों में सरकार है जिसमें वो मेन है। उसमें एक कर्नाटका, एक तेलंगाना और एक हिमाचल प्रदेश। कर्नाटका और तेलंगाना दोनों में जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने बाहर से लिए हुए हैं, उनकी पार्टी के संगठन से नहीं आए हैं। सिद्धरामैया पहले देवगौड़ा के साथ थे जी। उनकी पार्टी में, जेडीएस में, और जो रेवंत रेड्डी हैं ये तो एक तरह से बीजेपी के इकोसिस्टम से आए हैं, दोनों बाहर से आए हैं। तो उसमें जो अपने पार्टी के नेटिव होते हैं उनको पहले टेंशन रहती है। दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी का एक जो मैनेजमेंट है अपनी पार्टी का वो बहुत वीक है और बहुत वीक रहा है। मैं कहूँगा पिछले 20-25 साल से वीक रहा है। और थोड़ा कांग्रेस पार्टी अपने आप भी डिवाइड एंड रूल करती है। जो हाईकमांड है थोड़ा सा इसके एक दिन इसकी तरफ मुस्कुरा दिया, एक दिन इसकी तरफ, वो इन इश्यूज़ को सेटल नहीं करते हैं। और एक कांग्रेस पार्टी की एक जेन्युइन एक लिमिटेशन भी है, वो ये है जैसे कि अगर आपके पास दिल्ली में सत्ता हो तो राज्य में एक आदमी नाराज़ है, एक को मुख्यमंत्री बनाइए, दूसरे को अच्छी कैबिनेट पोजीशन दे दीजिए। कोई बहुत सीनियर आदमी है, 80-82 साल का हो गया, अभी छोड़ना नहीं चाह रहा, तो उसको बोली ठीक है मैं आपको गवर्नर कहीं बना देता हूँ, आपको इतना बड़ा राजभवन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपका परिवार ठीक ठाक रहेगा, आपके लड़की को मैं टिकट दे देता हूँ, एक मिनिस्टर बना देता हूँ। कांग्रेस के पास अब वो तो है नहीं, उनके पास केंद्र में सरकार भी नहीं है, कोई गवर्नर बनाने की ताकत भी नहीं है। तो अब ये भी नहीं कह सकते वो सिद्धरामैया को कि भाई अब तुम्हारे लिए हम कहीं अकोमोडेट कर देते हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की ये भी समस्या है कि सिद्धरामैया कोई भविष्य के नेता तो है नहीं। अब ये सोचें कि अगले चुनाव में फिर आ जाएंगे तो वो तो नहीं होने वाला है। फर्दर इसमें जो पेचीदगी इस बात से पैदा होती है कि कांग्रेस का जो बड़ा वोट है वहाँ पे कर्नाटका में, बीजेपी के पास लिंगायत वोट है, जेडीएस के पास, देवगौड़ा की पार्टी के पास काफ़ी वोकलिगा वोट है। और वो वोकलिगा वोट जो है बीजेपी को ट्रांसफ़र करता है क्योंकि उनका आपस में अलायंस है, और वो बीजेपी लिंगायत वोट कर सकती है। कांग्रेस के पास उन दोनों कम्युनिटीज़ में से जो डोमिनेंट हैं, दोनों अपने आप को ओबीसी मानती है लेकिन डोमिनेंट हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी का कहीं डोमिनेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो वोट आता है वो एक तो जैसे कि माइनॉरिटी मुस्लिम से आता है वो तो आता ही है, लेकिन वो इतना बड़ा मुस्लिम वोट नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेंथ है कर्नाटका में वो ओबीसी से है, दलित और ओबीसीज। और जो ओबीसीज के नेता है वहाँ पे वो सिद्धरामैया हैं, क्योंकि वो खुद भी कुर्बा कास्ट से आते हैं, जो ये भेड़े चराने वाली का उनका प्रोफेशन होता है, जो पुराना ट्रेडिशन, तो वो कुर्बा कास्ट से आते हैं जी। तो वो ओबीसीज के नेता हैं। तो वो वोट बैंक जो है कांग्रेस को डर लगता है कि वो गए तो उनके साथ ना चला जाए। दूसरी बात, क्योंकि वो खुद कांग्रेस पार्टी की तो आइडियोलॉजी के हैं नहीं, ये तो छोड़ के आए थे देवगौड़ा को, तो उनकी ऐसी कमिटमेंट भी नहीं है। कल को वो अपने एमएलए लेकर निकल भी सकते हैं और ये हो सकता है कि उनके साथ ज़्यादा एमएलए चले जाए, खास करके तब अगर बीजेपी बोले कि आप आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो अगर वो 70-80 ले गए तो मुख्यमंत्री वहाँ बन जाएंगे, बल्कि आराम से रहेंगे, केंद्र से भी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा उनको। और अगला चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है मुझे पता नहीं उनको, क्योंकि अब उम्र हो जाती है, नहीं तो कल को गवर्नर बन जाएंगे कहीं पे।
तो ये कांग्रेस पार्टी को डर है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो पहले किया था, उनका जो नौजवान मतलब, खैर मेरे से नौजवान तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल एक दृष्टि से अभी नौजवान ही है डी के शिव कुमार। वो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर हैं वहाँ पे। उनकी जो वोट बेस है, जैसे वोकलिगा कम्युनिटी में थोड़ी बढ़ रही है, तो वो बीजेपी, तो वो जेडीएस के लिए चैलेंज है। और उनकी रिलेशनशिप्स भी फैमिली की अच्छी हैं। उनकी लड़की जो है वो SM कृष्णा, जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनके पोते के साथ शादी हुई है। SM कृष्णा वोकलिगा नेता थे, कांग्रेस के बड़े ऊंचे कद के। वो बाद में एक ज़माने में हमारे वो वहाँ मुख्यमंत्री रहे कर्नाटका में, और भारत के विदेश मंत्री भी रहे। बाद में उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक तरीके से बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो वोकलिगा कम्युनिटी में बीजेपी ने भी सोचा था कि हमारा कोई आदमी हो या हमारी प्रेजेंस हो। तो कांग्रेस को लगता है कि डी.के. शिव कुमार की वहाँ पे है प्रेजेंस, और वो बढ़ सकते हैं आगे, जैसे गौड़ास डिक्लाइन करेंगे, क्योंकि गौड़ास का फ्रेंचाइज बहुत छोटा है। तो इस सारी पेचीदगी में कांग्रेस फंसी हुई है। इसीलिए पार्टी की जो राष्ट्रीय लीडरशिप है, उसको ये फैसले समय पे करने चाहिए और सफाई से करने चाहिए। अब जो हो रहा है ये बिल्कुल ही एक मैस है। इस मैस के अंदर क्या होता है कि लोग आपकी सरकार से परेशान हो जाते हैं। सरकार वहाँ काम भी नहीं कर पा रही है। बेंगलुरु के बारे में हम सुनते रहते हैं, सड़कें खराब हैं, ट्रैफिक खराब है। अब वो शहर जो है, वो शहर इंडिया का इंजन है, ना सिर्फ कर्नाटका का इंजन है, वो इंडिया का इंजन है। लेकिन उस शहर में 9 महीने तो सूखा पड़ा रहता है, पानी की कमी होती है, टैंकर पे चलता है। 3 महीने वहाँ फ्लड आते हैं शहर में, हर तरह की प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ गवर्नेंस बहुत ही कमज़ोर है अभी, और बहुत ही कंफ्यूज्ड है। तो इस सारी सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है, कर्नाटका का और बेंगलुरु का नुकसान हो रहा है, और बीजेपी बैठ के मज़े ले रही है। तो इसमें मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी जो गलती है वो कांग्रेस हाईकमांड की है, क्योंकि उनको ये, जिसको कहते हैं कि पंजाबी में लारा कहते हैं, लारा लगा दिया कि किसी को झूठा कोई आपने दे दिया प्रलोभन के, तेरे को बना देंगे 2 साल में, 2.5 साल में। तो जब आप ये कहते हैं तो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको फॉलो करवा पाएंगे, और आपके अंदर एक परसुएसिव एबिलिटी भी होनी चाहिए। और इसमें उस आदमी की भी जिम्मेवारी होती है जो उस राज्य का इंचार्ज हो आपकी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें शुरू से संभालनी होती हैं। आप ये नहीं कह सकते जब समय आएगा तब देखेंगे, फिर लटका देंगे, समझा देंगे। कांग्रेस पार्टी ऐसे ही बहुत समय से चल रही है और उसका बहुत नुकसान हो रहा है। कर्नाटका एक बड़ी स्टेट, भारत की एक ही बड़ी स्टेट है इस समय जहाँ कांग्रेस पार्टी के पास चांस है अपने आप सत्ता जीतने का। जी। अगर उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं तो ये साफ है कि पार्टी का जो नेतृत्व है, जो टॉप लेवल पे है, जिसको आजकल हाई कमांड कहते हैं, उसी को आइडिया नहीं है और वो ही इनकॉम्पिटेंट है। शिखर, अगला सवाल अनिल शुक्ला का है। वो पूछ रहे हैं कि अगर आपसे राहुल गांधी को सिर्फ एक सलाह देने के लिए कहा जाए तो वो क्या होगी और क्यों? देखिए, सबसे बड़ी सलाह तो ये है कि अपनी आइडियोलॉजी आप साफ साफ कहिए। अगर आप आइडियोलॉजिकल पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है और आपका मुकाबला एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, तो उस आइडियोलॉजी का मुकाबला आप ये नहीं कर सकते कि कभी आप अचानक मंदिर जाना शुरू कर दें कि बोले कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ, और फिर आपके लोग बोले नहीं ना सिर्फ हिंदू हैं, वो तो जनेऊधारी हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं और दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं। एक तरफ आप उसके बाद अगले दिन आके आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं। इसलिए राहुल गांधी की थोड़ी वीकनेस भी है सिद्धरामैया के लिए कि वो ओबीसी हैं। फिर आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो ये ऐसे कन्फ्यूजन नहीं चल सकते। या फिर आप बोले कि हम सेक्युलर हैं, तो आप सेक्युलर में आप उसकी हिपोक्रेसी छोड़िए। सेक्युलर क्या है? सेक्युलर एक और नाम है मुस्लिम वोट के लिए। तो अगर आपको मुस्लिम वोट चाहिए तो आप बोलो ना कि मुझे मुस्लिम वोट चाहिए। आप अपनी पार्टी में कुछ मुस्लिम नेता भी बनाइए। कांग्रेस पार्टी ने कौन मुस्लिम नेता बनाया है? जो मुस्लिम नेता थे जैसे सलमान खुर्शीद वगैरह, वो तो उनकी तो बड़ी उम्र हो गई, और वैसे भी वो सब मुस्लिम इलीट के लोग थे। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम, दलित, ओबीसी भी, अगर आप देखें, आप सिद्धरामैया कह सकते हैं, लेकिन वो तो उधार लिए हुए हैं आपने जेडीएस से। कांग्रेस पार्टी ने, अगर आपको सोशल जस्टिस एजेंडा है, उसमें नेता आपने नहीं बनाए हैं। अब राहुल गांधी ये नहीं कह सकते एक दिन तो मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ, जनेऊधारी, और एक दिन मैं ओबीसी हूँ, और एक दिन मैं मुस्लिम हूँ, और एक दिन मैं दलित हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ खाना खाया।
ऐसे नहीं होता है। तो पार्टी या तो आप बोलिए हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, हम प्रैक्टिकल पार्टी हैं, और कई पार्टियां ऐसी हैं जिनकी आइडियोलॉजी नहीं है, जैसे प्रशांत किशोर आइडियोलॉजी नहीं लेके आए, या जैसे आम आदमी पार्टी आइडियोलॉजी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी कह सकती है हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, हर राज्य में हमारी अपनी पॉलिटिक्स है, तो जी। वो सस्टेनेबल नहीं है, वो नहीं होने वाला। तो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है। और दूसरी बात, अचानक आप इतने लेफ्ट हो गए, आपने कॉर्पोरेट को गाली निकालनी शुरू कर दी, लेकिन वो तो कांग्रेस पार्टी की ना फितरत है ना हिस्ट्री है। तो अगर वो कहते हैं कि आप अंबानी अडानी के साथ काम करते हैं, तो सच्चाई ये है कि अंबानीज के साथ कांग्रेस पार्टी सबसे नज़दीक रही है। टाटास के साथ कांग्रेस पार्टी इतनी नज़दीक रही है कि टाटास के सीईओ और डायरेक्टर्स को इंदिरा जी ने अपनी सरकार में बुला के जगह भी दी। और अगर आप बात करें अडानी की भी, तो अडानी के जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो सब कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में क्लियर हुए हैं। जी। तो ये अचानक एक दिन आप बन जाते हो इसके सिपाही, एक दिन उसके सिपाही, फिर आप उसको भूल जाते हो। उसको छोड़ के एक क्लैरिटी के साथ आपको चिंतन बैठक करनी है, कहीं कर लीजिए, एक क्लैरिटी के साथ अपना आइडियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट इशू कीजिए और बोलिए ये हमारी आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी कन्वीनियंस से नहीं होती है। अब ये ज़रूर है कि बीजेपी बोले कुछ आइडियोलॉजी है, कई बार ऐसी बात करती है जो आइडियोलॉजी के साथ नहीं जाती है, लेकिन फिर भी एक ब्रॉड आइडियोलॉजिकल सिग्नल तो रहता है। कांग्रेस पार्टी का वो अब इस समय कुछ समझ नहीं आता है, वो बहुत ज़्यादा जिसको बोलेंगे कि मडल्ड है। तो सबसे बड़ी बात क्लैरिटी चाहिए। अगर आपका, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर आपका ब्रेन स्क्रैम्बल्ड होगा, अंडा बनाते हैं ना स्क्रैम्बल जी, करके जी। जब भुर्जी बनाते हैं, तो अगर आपका दिमाग ही स्क्रैम्बल्ड होगा तो फिर आप कैसे सोचेंगे। कांग्रेस पार्टी का दिमाग इस समय आइडियोलॉजिकली स्क्रैम्बल्ड है। शेखर, अगला सवाल विपिन गुप्ता का है। बोले रिसेंटली गवर्नमेंट ने Q2 की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रिवील की है। क्या इंडियन इकोनॉमी अब 6 से 7% के बैंड से निकलकर 7.5 टू 8.5% में जा रही है? ये स्टैट्स कितने रिलायबल हैं? देखिए, स्टैट्स तो ये रिलायबल हैं, स्टैट्स कोई कुकअप नहीं करता है, और 8.2 बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। इसमें एक महीना ऐसा भी है जिसमें कि थोड़ा सा जो नए टैरिफ आए हैं उसका असर होगा, क्योंकि जो प्यूरिटिव टैरिफ वगैरह आए हैं उसका तो इसके सितंबर के एंड तक ही कुछ शुरू होगा, लेकिन पूरा असर नहीं है। तो हो सकता है अगले क्वार्टर में इसका असर आए, क्योंकि देखिए ये जो अभी आया है डेटा क्वार्टर, ये Q2 है, सेकेंड क्वार्टर ऑफ साल का हमारे फाइनेंशियल ईयर। तो पहला क्वार्टर हमारा होता है अप्रैल मई जून, जी। दूसरा होता है जुलाई अगस्त सितंबर। हमारे यहाँ सिस्टम यह है कि हर क्वार्टर के बाद 60 दिन के लैग से उसका फर्स्ट रीडिंग आती है ग्रोथ की। उसके बाद उसका फर्स्ट रिव्यू के बाद आएगा कुछ महीने के बाद, फिर फाइनल आएगी कुछ समय के बाद। तो ये सेकेंड क्वार्टर का है। थर्ड क्वार्टर का आप देखने की बात है जिसमें टैरिफ का असर होगा, उसका असर कितना होता है। लेकिन ये आप ये भी याद रखें कि थर्ड क्वार्टर में जो जीएसटी काटा गया है, वो जीएसटी तो काटा गया सितंबर के बाद, क्योंकि तो श्राद्ध के बाद ही होता है, शॉपिंग भी श्राद्ध के बाद ही होती है, 22 सितंबर के बाद। तो कितना वो इसको असर कर पाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में हो सकता है असर हो, लेकिन इकोनॉमी आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ सकती है, बड़ी है भी, क्योंकि अक्टूबर के महीने में जो दिवाली का महीना था, दिवाली इस साल जल्दी थी, नवंबर में भी काफ़ी शॉपिंग हमारे यहाँ हुई है, ख़ास करके वाइट गुड्स की, मोटर गाड़ियों की। तो वो देखना पड़ेगा। अगर ये भारत पहुंच जाए 7.5% जो भारत का ग्रोथ रेट है, वो भारत डिज़र्व करता है कम से कम, और भारत में क्षमता है। 8% और उससे ऊपर कंसिस्टेंटली चाहिए तो भारत को कुछ और बड़े रिफॉर्म करने पड़ेंगे। सच्चाई ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से हमारे कनपटी पे अपनी बंदूक रखी है, पिस्तौल रखी है, तब से ज़बरदस्त दबादब हमने कुछ रिफॉर्म करने शुरू किए। जीएसटी भी उसी के बाद कम हुआ, उसी के बाद अब लेबर कोड्स जो 5 साल पहले पास हो गए थे, लेकिन वो सरकार इतनी घबराई थी फार्म लॉज के बाद, जो भी रिफॉर्मिस्ट लॉज थी, कि वो लेबर कोड्स भी अभी आ गए। हालांकि उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा उसके रूल्स वगैरह आने में, पर वो आ जाएंगे। मार्केट उससे क्यों लेता है। और ऐसे ही जैसे कई जगह जो QCO हमने इशू कर दिए थे, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, ये सब प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स थे। ये सब जाएंगे तो इंडस्ट्री हमारी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ये सब होगा तो मैं समझता हूँ कि फिर भी भारत, बाकी सब कुछ ठीक रहे
तो 8% पे ग्रो कर सकता है। और देखिए जब ग्रोथ होती है ना तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि ग्रोथ के ये जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंस हैं ये भी इंटेंडेड होते हैं, क्योंकि जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, उसके अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास बंदूक कितनी है, तमंचे कितने हैं, तोप कितनी है, मिसाइल कितनी है, पनडुब्बी कितनी है, जहाज़ कितने हैं, फाइटर प्लेन कितने हैं, वो सब तो है, मिलिट्री स्ट्रेंथ एक पार्ट है, लेकिन वो सब आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर नहीं है, वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का एक हिस्सा है। उसके साथ साथ आपकी इकोनॉमिक पावर बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर इकोनॉमिक पावर के बाद आप बोलेंगे सॉफ्ट पावर, आपकी कल्चर, आपके देश में कितने लोग आना चाहते हैं, कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर कितनी है, आप कितने लोगों को हायर एजुकेशन दे रहे हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, वो लिटरेट है कि नहीं है, आपके सोशल इंडिकेटर्स क्या हैं, इन सबको मिला के आपकी बनती है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। तो जब ग्रोथ आपकी होती है तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बनती है। आप देखिए ये बात मैं बार बार कहता हूँ और मैं कहता रहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए समझने की, कि सन 85 में, 1985 में, ऐसे 40 साल पहले जब मैं पहली बार पाकिस्तान गया, तब मुझे वीज़ा मिला था किस बहाने से कि कुछ हाईजैकर्स थे, ये जो 6 सेपरेटिस्ट, उन्होंने इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ हाईजैक किया था, उनका ट्रायल हो रहा था। तो पाकिस्तान सरकार ने कहा कि हम इंडियन जर्नलिस्ट को आने देना चाहते हैं, कि देखिए कि हम उनको फेयरली ट्राई कर रहे हैं। तो उस बहाने से मैं गया था। तो जब मैं गया तो मैंने देखा पाकिस्तानी तो हमसे बहुत अच्छा रह रहे हैं, और जब चेक किया तो ये नज़र आया कि पाकिस्तान की जो पर कैपिटा आमदनी थी भारत से उस समय 65% ज़्यादा थी। मतलब अब 1.5 गुने से भी ज़्यादा पाकिस्तानी, बल्कि उसके अगले साल तक मेरे ख्याल करीब 75-80% तक ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि इतनी एड आ रही थी अमेरिका से जी। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जिहाद चल रहा था, जो अच्छा जिहाद जिसे बोलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि उसमें मिला हुआ था। जब दोबारा हुआ तालिबान वाला तो उन्होंने कहा बैड जिहाद, क्योंकि जो आपको सूट करे वो अच्छा है, जो आपको ना सूट करे वो ख़राब है। दोनों में पाकिस्तान को पैसे आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत ने जब से अपनी आर्थिक सुधार किए, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम तेज़ हो गई और कंसिस्टेंट रही उसके बाद से। पाकिस्तान ने क्योंकि आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी बना लिया, तो उनका टैलेंट चला गया, उनकी कैपिटल चली गई, उनसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट चली गई। अभी आप देखें जो जिलेट बनाते हैं, जो रेजर्स बनाते हैं और शेविंग क्रीम बनाते हैं, जो कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो भी छोड़ के चली गई, पाकिस्तान अभी गई है 35 साल के बाद। तो ये क्या बताती है? ये आपको बताती है कि आपकी जब ग्रोथ बढ़ती है, तो जब इंडिया की ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई, इंडिया ने अपने यहाँ स्टेबिलिटी रखी अपने देश में, सरकारें पीसफुली बदली यहाँ पे, और आप रिफॉर्म करते गए। सरकार के बाद सरकारें बदली, लेकिन आप रिफॉर्म करते गए। अब स्थिति ये है कि अब भारत की पर कैपिटा इनकम, वो पाकिस्तान जिसकी पर कैपिटा इनकम भारत से 70-75% एक समय ज़्यादा थी, वो अब भारत से 70-75% कम है। मतलब भारत की पाकिस्तान से 70-75% ज़्यादा है। अगर अब 6.5% पर भी हम ग्रो करते हैं तो 2029 तक हमारी पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से दोगुनी हो जाएगी। और अगर हम 8% पे ग्रो करना शुरू कर दें तो फिर अब देखिए क्या होगा। तो उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उससे फिर आपका डिफेंस बजट बढ़ जाता है। अगर आप वही 1.9% ऑफ जीडीपी भी रखें तो जीडीपी आपकी बढ़ जाती है। तो ग्रोथ एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी हालांकि आईएमएफ ने एक और बात बोली है। उन्होंने कहा कि भारत के जो ओवरऑल साइज ऑफ इकोनॉमी है उसको बढ़ने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि भारत की रियल इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छी है, मान लीजिए 8% भी हो जाए, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत कम है। तो कम इन्फ्लेशन का भी कुछ नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि आपकी जो टोटल ग्रोथ होती है, नॉमिनल ग्रोथ, वो फिर कम हो जाती है। इस समय अगर आप देखें भारत का इन्फ्लेशन 2%, 2.3% है। तो अगर उतना इन्फ्लेशन रहे और इस साल मान लीजिए 7% भी एवरेज ग्रोथ आ जाए, 7.5 भी आ जाए, तो आपकी टोटल ग्रोथ, जिसको नॉमिनल ग्रोथ कहते हैं, 9.5% ही रहेगी। अगर भारत की जीडीपी 3.65 ट्रिलियन थी तो वो फिर 9.5% से ही आगे बढ़ेगी। अगर यही इन्फ्लेशन 4% होता तो वो और बढ़ता। तो ये सारी बातें पेचीदा होती हैं, समझने की हैं। अभी इसीलिए मुझे उम्मीद है कि अभी रिजर्व बैंक फिर से मिलेगा, जो हमारी कमिटी होती है जो इंटरेस्ट रेट सेट करती है, और इंटरेस्ट रेट्स वो गिराएगा ताकि लोग और बोरो करें और खर्च करें। थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी आ जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन में हमारे पास हेडरूम अभी बहुत है। तो ओवरऑल ग्रोथ इंडिया की
बढ़नी चाहिए। 8% हो सकता है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 7% हो सकता है अगर सेफ भी चलते रहे तो। 7.5 हो सकता है अगर जो अभी सुधार किए गए हैं जैसे लेबर वगैरह में, उसमें हम रहें और ये अमेरिका से जो टैरिफ का मामला है ये सेटल हो जाए। लेकिन आप ये भी सोचें कि इसी प्रेशर में, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को हमारे को कुछ बड़ा अवार्ड देना चाहिए कि उन्होंने हमें जगा दिया है। हम सोए हुए थे और हम बड़े कंप्लेसेंट थे, उन्होंने जगा दिया है। तो हम इतना एंटी ट्रेड हो गए थे। हमने पहले QCO लगा दिए इंपोर्ट कंट्रोल करने के लिए, फिर हमने टैरिफ बढ़ाने शुरू कर दिए हर जगह पुराने ज़माने की तरह से अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने में। सबसे हमने जो हमारे फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट से बंद कर दिए। अब हम दबादब सबके साथ कर रहे हैं। हमने पहले एफ्टा के साथ किया जो 4 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनमें स्विट्ज़रलैंड भी है, फिर हमने UK के साथ किया, अब एकदम यूरोप से बात कर रहे हैं। और यूरोप के मुझे लगता है हो ही जाएगा, क्योंकि अगर होने वाला नहीं होता तो EU की जो लीडरशिप है वो चीफ गेस्ट होना रिपब्लिक डे को, गणतंत्र दिवस को स्वीकार नहीं करती। वो आ रहे हैं, उनको हमने इनवाइट किया, वो आ रहे हैं, इसका मतलब उनकी भी कोशिश है कि इसको जल्दी किया जाए। ये भी फ़ायदा, क्योंकि जैसे हम ट्रंप पीड़ित हैं वो भी ट्रंप पीड़ित हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उनको क्योंकि अपनी सिक्योरिटी का खतरा है रशिया से, इसलिए वो ट्रंप के आगे घुटने टेक के बैठे हुए हैं। भारत अपनी सिक्योरिटी अपने आप देखता है, इसलिए उसको ट्रंप के आगे घुटने टेकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल राहुल का है। वो बोल रहे नेल्ली मैसेकर पर 2 रिपोर्टों के बीच विरोधाभास को आप कैसे समझते हैं, ये देखते हुए कि आपने उस समय इसे कवर किया था? देखिए, एक रिपोर्ट तो उसमें प्राइवेट रिपोर्ट है। तो प्राइवेट एक जो फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन है, उसको मैं इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ, क्योंकि जो प्राइवेट रिपोर्ट होती भी है, सारे अफसर तो उसके पास जाके टेस्टिफाई नहीं करते हैं जी। ना उनकी पावर होती है देखने की। और उसमें एक थोड़ा सा मैंने कुछ देखी हैं रिपोर्ट्स PUCL की, PUDR की, दिल्ली में एंटी सिख राइट्स के ऊपर, एंटी सिख किलिंग्स के ऊपर देखी हैं, कुछ और देखी हैं। ये थोड़ी कुछ पूर्वाभास से आती है कई बार, जिसको आजकल की भाषा में एजेंडा बोल देते हैं या अंग्रेजी में प्रीडिलेक्शन बोलते हैं, कुछ एजेंडा। तो उसको मैंने इतना पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि मैं उसको सीरियसली इतना लेता नहीं हूँ। लेकिन ये अच्छी बात है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने उसको भी प्रेजेंट कर दिया है, उसको भी रख दिया है। वो अनऑफिशियल है, लेकिन जो ऑफिशियल है उसमें मैं अभी कटर भी कुछ करूँगा, तो आप प्लीज़ देखिएगा। उसमें काफ़ी बातें ठीक हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये कम्युनल नहीं थे राइट्स। वो सच्चाई है कि जो 83 में थे वो कम्युनल नहीं थे। 83 में अभी असम कम्युनलाइज नहीं, अब हो गया कम्युनलाइज। 83 में असम कम्युनलाइज नहीं हुआ था, और उसमें एथनिक भी राइट थे और लिंग्विस्टिक भी थे। जो सबसे डीप चीज़ थी वो बंगाली और असमीज़ की थी। बंगाली स्पीकर्स और असमी स्पीकर्स, बहुत राइट्स थे जो मैंने भी देखे, मेरी किताब में लिखे भी हुए हैं। और मुझे जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे लगा कहीं कि यही तो मैंने अपनी किताब में जो 83 में लिखी थी, आज से 42 साल पहले, उसमें वही लिखा था, क्योंकि आई विटनेस अकाउंट था। तो मॉब देखे थे, उस मॉब में वो अटैक करने जा रहे हैं, और मॉब में कुछ लोग कह रहे हैं जय आई अहोम, जिसका मतलब ग्लोरी टू मदर इंडिया। जय आई मतलब मदर। आप तो बम्बई के हैं, मेरे ख्याल वहाँ भी आई बोलते हैं, महाराष्ट्र में, असम में कहते हैं, असम में भी आई बोलते हैं, जय आई अहोम, ग्लोरी टू मदर असम। और कुछ बोल रहे थे अल्लाह अकबर। और जिस गांव में अटैक कर रहे थे उसके अंदर थोड़े बहुत हिंदू बंगाली थे, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम बंगाली थे, इमिग्रेंट्स। तो ये जो असमीज मुस्लिम्स थे इनके साथ मिले हुए थे। फिर कई जगह ट्राइबल्स और मुस्लिम्स ने मिलके हिंदुओं पे हमला किया। एक जगह थी चमारिया गुवाहाटी से बहुत दूर नहीं है। चमारिया, वो मेरी किताब में भी उसका पूरा मेंशन है, और वो इस रिपोर्ट में भी उन्होंने डिटेल में मेंशन किया है। चमारिया में क्या था? चमारिया में एक गांव था। उस गांव में दक्षिणी हिस्से में असमीज हिंदू रहते थे। जो उत्तरी हिस्सा था उसके अंदर हिंदू थे, लेकिन नामशूद्रा एक कास्ट होती है जो कि दलित कास्ट है, नामशूद्रा, बंगाली स्पीकिंग नामशूद्रा रहते थे। और उसके ही एक साइड पे मुस्लिम रहते थे। तो वहाँ पे मुस्लिम ग्रुप और नामशूद्रा ग्रुप, और मुस्लिम में असमीज एथनिक मुस्लिम नहीं थे, ये बंगाली मुस्लिम थे, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम। उन्होंने इकट्ठे होके असमीज हिंदुओं पे हमला किया और बहुत काफ़ी को मारा। मैंने वहाँ पे देखा, और मैंने देखा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से वहाँ कुछ यंग डॉक्टर्स की टीम भी आई हुई थी, और वो सिर्फ हिंदू जो विक्टिम्स थे उनका इलाज कर रहे थे। दूसरों वालों को जो चोट लग गई थी उनको वो छोड़ रहे थे। उनके अगर इंजर्ड पड़े हुए थे तो उनको भी छोड़ के चले गए थे। बल्कि वहाँ पे वो कह रहे थे, ये मेरी किताब में रिकॉर्डेड है,
कि ये देखने के बाद कौन चाहेगा कि हम इंडिया के सिटीजन रहें। ये हिंदू थे जो कह रहे थे, हिंदू डॉक्टर्स थे, जो एसोसिएशन था डॉक्टर्स का, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम इमिग्रेंट और हिंदू दलित नामशूद्रा, इन्होंने मिलके एसमीज हिंदूज के ऊपर अटैक किया था। तो ये बहुत मिक्सड अप सिचुएशन थी। इसमें क्या हुआ कि जो नेली में जो अटैक हुए, जो हेडलाइन बन गई सारे असम इलेक्शन ऑफ 1983 की, सबको नेली से याद है। जी। वहाँ पे कमीशन ने बोला है करीब 2000 लोग मारे गए। मेरे हिसाब से उन्होंने बोला है 2000 से ऊपर, मेरे हिसाब से करीब 3300 3400 लोग मारे गए। एक गांव में मैंने 156 गिने, एक और गांव में मैंने 135 गिने, और उसके बाद मास ग्रेव्स निकलती रही बाद में। तो ये सारी मिला के, क्योंकि वो एक बड़ी हेडलाइन बन गई, और वो सब जो मारे गए सारे मुस्लिम थे, तो वो एक हेडलाइन बन गई और ये बात बनी कि कम्युनल होगा। समझने की बात यह है कि उस पेचीदा सिचुएशन में असम में बहुत पुरानी आगें थी जो हल्की हल्की जल रही थी। अब एक तरफ से जब एनार्की हुई, अराजकता हुई और सरकार का हाथ कंट्रोल हट गया, तो जिसका मौका मिला उसने उठ के जो उसके पास हथियार मिला और जिसको मारना था उसको मारा। तो अपने दादे परदादे 3 जनरेशन्स की आपने बदले निकाल लिए। और बहुत ज़्यादा जो गुस्सा था लोगों में दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ, वो ज़मीन के ऊपर था कि ये लोग आए, इन्होंने मेरी ज़मीन ले ली। तो अगर आप नेली देखें तो नेली में क्या हुआ, नेली में जिन्होंने हमला किया वो लालुंग थे। लालुंग एक ट्राइब है, ट्राइबल कम्युनिटी है, और इतनी छोटी है कि जब 83 में असम में 1 लाख से कम थे लालुंग। और लालुंग उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया, क्योंकि उन्होंने कहा हमारा जो नाम पहले था वो एक पेजोरेटिव था, क्योंकि लालुंग का मतलब एक तो होता है कि किसी गिरे हुए को उठाना, और ला का मतलब पानी, लुंग का मतलब उठाया कि जो लोग डूब रहे थे, वो ब्रह्मपुत्र और कोपिली रिवर जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है उसके आसपास रहते हैं, बहुत गरीब लोग थे कि तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया, टीबा बोलते हैं अभी वो। और वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बन गई है, उसको टीबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलते हैं। इस समय करीब उस कम्युनिटी का, उस ट्राइब का असम में करीब 3 लाख लोग होंगे, क्योंकि मैंने देखा 2011 की सेंसस में उसके करीब 2 लाख लोग हैं, 2001 की सेंसस में 1,40,000 लोग हैं। तो जो काउंट थी हमारी वो इतनी छोटी सी कम्युनिटी थी। ये लालुंग लोग जो थे, अब इनका धर्म क्या है, लालुंग लोग तो अब ठीक है उनको हिंदू अपने कहना कह लीजिए, लेकिन वो एनिमिस्ट हैं, वो स्पिरिट्स की पूजा करते हैं, दे आर ए ट्राइबल, दे हैव देयर ट्राइबल इंडिजिनस फेथ। जी। तो उन्होंने हमला किया। उन्होंने हमला क्यों किया, दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी ये थी कि ज़मीन तो हमें दी गई थी, फिर ये इमिग्रेंट आए, ये मेहनती भी थे, इन्होंने आके हमसे ज़मीनें ले ली और यहाँ पे अपने काम शुरू कर दिए और हमको पहाड़ों में धकेल दिया। अब एक कहानी थी कि लालुंग लोगों को जाके कुछ लोगों ने इंसाइट किया वहाँ पे कि वो हिंदू ग्रुप थे। वो बात मैं भी प्रूव नहीं कर पाया, और वो बात ये कमीशन उसको रिजेक्ट करता है। कमीशन कहता है वो सच्चाई है इवेंट कि 14 तारीख को जो किलिंग्स हुई नेली की वो 18 को थी। 14 को 5 लालुंग उठा के ले जाए गए। एक क्लैशेस चल रहे थे वहाँ पे इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ में और उनके आस पड़ोस में जो लोग रहते थे। तो 5 लालुंग लोग को उठा के ले गए, उनमें 2 लड़कियां थी और 5 की लाशें बाद में मिली। और फिर जैसे होता है खबर फैल गई कि दोनों लड़कियों का गैंग रेप हुआ, और फिर जो लालुंग राजा थे, राजा मतलब जो भी छोटे छोटे चीफ थे, 85,000 की तो टोटल कम्युनिटी थी, ट्राइब था, उनका एक दरबार हुआ। तो उसमें किसी ने कहा कि आपका एक मरा है, उसके बदले आप 700 मारिए। अब ये लेकिन किसी के पास कन्फर्मेशन नहीं है, ये कहानी है। और उसमें भी ये कहना कि उसमें जाके किसी ने इंस्टिगेट किया, वो कभी कंफर्म नहीं हुआ। अब बता रही हूँ, मैं थोड़ी लंबी बात बता देता हूँ कि उस समय एक आसू के नेता थे। आसू है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जो कि एजिटेशन लीड कर रही थी। उसके नेता थे जॉयनाथ शर्मा, तब तो वो JOY लिखते थे, अब वो ZOII हो गया उनकी स्पेलिंग, जॉयनाथ शर्मा। तो ये कहा गया था कि वो RSS से कनेक्टेड थे, और कानपुर उसके पास में एक और कस्बा है, वहाँ पे RSS बहुत स्ट्रांग थी। तो उन्होंने आके यहाँ पे इंस्टिगेट किया, उनको अरेस्ट किया गया, बहुत कुछ केसेस वेसेस कुछ निकला नहीं, अल्टीमेटली उनको छोड़ दिया गया। और अब मैं बताता हूँ जॉयनाथ शर्मा का हुआ क्या। शुरू में तो जब ये बात हुई कि उन्होंने मरवाया, उन्होंने लालुंग्स को इंस्टिगेट किया, तो आसू जो कि एक सेकुलर, कम से कम प्रिटेंस तो सेकुलर था उस टाइम, उन्होंने कहा, उसके अंदर जो मुस्लिम थे उन्होंने कहा इसको निकाला जाए, कम्युनल आदमी है। एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ।
अब उसके साथ साथ उस टाइम जो भी हुआ हो, लेकिन 1985 में राजीव गांधी का और आंसू वगैरह का अकॉर्ड हो गया। उसके बाद इलेक्शन हुआ तो आंसू और AJSP जो एजिटेशन कर रहे थे उन्होंने पार्टी बनाई, वो मेजॉरिटी लेके आ गए। उस चुनाव में जो नारा लग रहा था वो था कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राजीव गांधी जिंदाबाद, और वोट देना था हमें असम गण परिषद के लिए। जी। तब तक तो बाहर है जयनाथ शर्मा। 1991 तक वो फिर असम गण परिषद में नेता बन गए, MLA बन गए। सिपाझार जो उनका होम टाउन था वहाँ से MLA बन गए। उसी होम टाउन के पास 83 के दंगों में उनका भाई दयानाथ मारा गया था, एसमी सिंधु। तो जिसकी फ्री फॉर ऑल थी, जिस पे चली उसने उसको मार दिया। तो वो MLA बन गए। फिर उसके बाद दोबारा MLA बन गए, 10 साल MLA रहे वो AGP के। मिनिस्टर भी बन गए। जब वो मिनिस्टर थे उनके काफिले पे अटैक किया अल्फा ने कि तुम कॉम्प्रोमाइज हो, हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, तुम लोग भारत के संविधान पे हाथ रख के कसम खा रहे हो। उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड मारे गए, पुलिस वाले, 2 उसके फैमिली मेंबर्स मारे गए, वो बच गया। अब वो कहाँ है? उसके बाद 2016 में भाई साहब ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो जब कांग्रेस ज्वाइन करी फिर तो गंगा स्नान हो गया ना सेक्युलरिज्म का उसका। इलेक्शन लड़ा, फिर हार गया। इस समय वो AGP में वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये असम के सारे मामले बहुत पेचीदा होते हैं, तो ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए क्योंकि रिपोर्ट आपको बहुत फैक्ट्स देती है। और जैसे मैंने पढ़ी है रिपोर्ट, मैंने तो ध्यान से पढ़ी है 556 पेज अब, क्योंकि मेरे लिए बहुत चीज़ें रिविजिट करने वाली हैं। मुझको बस एक ही बात समझ नहीं आती कि इसको इतने दिन दबा के क्यों रखा गया था। जी। शिखर, अगले 2 सवाल एक साथ लूँगी, पाकिस्तान पर हैं। विभव कवूरी बोल रहे हैं, इमरान खान की सेहत को लेकर चल रही अफ़वाहों पर आपकी क्या राय है? वो बोल रहे हैं अगर उन्हें कुछ हो जाए और देश में अशांति और विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाए तो क्या आसिम मुनीर ध्यान भटकाने के लिए भारत से टकराव की कोशिश कर सकते हैं? दूसरा, दिव्यांश गुप्ता का सवाल है, बोल रहे हैं इमरान खान की जेल में हत्या की खबरें आ रही हैं, क्या आप कट द क्लटर इस पे कर सकते हैं? क्या इससे पाकिस्तान में जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत में भी कोई हमला हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि कट द क्लटर हम अफवाहों पे नहीं कर सकते, ये सिर्फ अफवाहें हैं। तो अगर आप सोचें हमारे यहाँ अफवाहें चलती हैं तो कई चीज़ों में पाकिस्तानी हमसे बहुत आगे हैं। जी। अफवाह फैलाने में कॉन्स्पिरेसी थियोराइजिंग का अगर ओलंपिक हो जाए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का, तो पाकिस्तान उसमें सारे इतिहास में जो आगे आएगा, अगली पीढ़ियों में भी गोल्ड मेडल जीतता रहेगा। रोज़ वहाँ कॉन्स्पिरेसी होती है। तो ये जब तक हमें कोई खबर ना हो कि उनकी स्वास्थ्य को कोई खतरा है, वैसे तो वो बड़े स्वस्थ इंसान है, फिट इंसान है, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। ये ज़रूर है कि उनके परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा और वो वहाँ पे बहुत उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी। अब क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा? तो ये हो सकता है सेहत खराब हो, वो नहीं चाहते कि बाहर आए बात। पर यह भी हो सकता है कि कल तो अब मुनीर ने इसी हफ्ते बृहस्पतिवार को, वीरवार को मुनीर ने टेक ओवर करना था पाकिस्तान का नया गॉड, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, 5 साल के नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और फील्ड मार्शल लाइफ लॉन्ग वगैरह वगैरह। तो उसी के साथ साथ कहीं कोई बात इमरान खान को मैसेज भेज दें बाहर, थोड़ा अपने रिकॉर्डिंग भेज दें जैसे वो करते हैं, तो लगता है कि चांस नहीं लेना चाहते होंगे। मैं पाकिस्तानी मीडिया बहुत देखता हूँ, काफ़ी तो आजकल हमारे यहाँ ब्लॉक किया हुआ है, और जो देख सकता हूँ मैं देखता हूँ, लेकिन उसको देख के मुझे ये लग नहीं रहा कि कोई उनके मरने वाली बात, जो यहाँ हमारे मीडिया में वो मरने वाली बात का ज़्यादा एक्साइटमेंट है और ज़्यादा खबर है। अच्छा, सब लोग कह देते हैं कि मरने की खबर है, लेकिन हमारे पास कुछ कन्फर्मेशन नहीं। अरे भाई, इंसान है और वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहा है, पॉपुलर लीडर है, अभी चुनाव हो गया, अभी भी वो स्वीप करेगा, लेकिन उसके आप ऐसे नहीं कर सकते कि वो मर गया कि नहीं मर गया। मतलब ये हमारे यहाँ स्पेकुलेशन और कॉन्स्पिरेसी थियोराइजिंग एक अलग लेवल की हो रही है, क्योंकि मेरे ख्याल हमारे टीवी मीडिया में खास करके ये सोचते हैं कि ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक हो गलत हो, पाकिस्तानियों के बारे में है ना। तो ये द प्रिंट में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, वो भारत के ऊपर हमला कर सकते हैं, मैं नहीं समझ सकता कि वो करना चाहेंगे, क्योंकि वो खुद चाहे कुछ भी कह लें अपने प्रोपेगेंडा में, पर उनको सच्चाई पता है। उनको सच्चाई पता है कि ऑप सिंदूर में भी क्या हुआ। वो कहे हमने जहाज़ गिराए वगैरह वगैरह, लेकिन जहाज़ गिराना एक बात होती है। आपके जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स थे, जो वेल नोन टारगेट्स थे इंडिया के, वो तो आप बचा नहीं पाए। 160 किलोमीटर अपनी टेरिटरी में जैश ए मोहम्मद का था, या 50 किलोमीटर लश्कर तैयबा का था। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपके सारी एयर बेसिस पे
डैमेज हुई जो सारी दुनिया ने देखी। तो ऐसे नहीं होता है। पाकिस्तान में कोई मतलब किसी के भी दिमाग में कुछ खुराफात आ सकती है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि कहीं एक और टेरर अटैक हो और फिर सोचे कि भारत रिटेलिएट करेगा तो फिर 3 दिन कुछ हो जाए। अगर ऐसा होगा मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन कोई ये भी नहीं कि मैं शॉक्ड होऊंगा, क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना कई बार अपने दिमाग से काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो थिंकिंग है वो इतनी ज़्यादा डीपली एंटी इंडियन है और वो इतने इनसिक्योर हैं। क्योंकि एक बात है कि जनरल अपनी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ले ले, डिक्टेटर बन जाए, लेकिन जो आदमी जितना बड़ा डिक्टेटर होता है उतना ही इनसिक्योर होता है, तो उसमें फिर इंसान इरेशनली भी बिहेव कर सकता है। शेखर, अगला सवाल आंदले का है, थोड़ा लंबा सवाल है, मैं छोटा उनका फर्स्ट पार्ट लेके पूछती हूँ। बोल रहे हैं कि हमारी सरकार तेजस के निर्यात पर इतना गर्व क्यों कर रही है, जबकि ये वेल नोन है कि ये प्रोग्राम अभी भी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है। देखिए ये मुझे भी समझ नहीं आता है, क्योंकि ये एक शो ऑफ करने की बात है। तेजस अच्छा जहाज़ है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका जो मेन कस्टमर है इंडियन एयरफोर्स को, उसको तो आप दे नहीं पाए हैं। 2001 में आपने पहली फ्लाइट की, 2016 में आपको इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली, फिर 3 साल के बाद आपको फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली। तब से अब तक आपको जो पहले 40 जहाज़ों का ऑर्डर था उसमें से भी आप 38 दे पाए हैं, 2 नहीं दे पाए हैं। इतने साल लेट हैं आप, 7 साल लेट उस ऑर्डर में। उसके बाद जो आपको फ्रेश ऑर्डर मिला है मार्क 1A का, वो अभी आप दे नहीं पाए हैं। वो आपको देना था 2024 के शुरू में, अब 26 आने वाला है। आपने कहा इंजन नहीं है, इंजन भी आ गए, अब आप कुछ उसमें इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप अड़े हुए हैं। जितना आपके पास ऑर्डर है इंडियन एयरफोर्स से, ये पूरा करते करते ही जब तक मार्क 2 आएगा तब तक आपको 10 साल लग जाएंगे। तो आपके पास स्पेयर कैपेसिटी कहाँ होगी किसी को देने की? तो मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब है, अच्छा है, एक्सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने वालों को तो दे नहीं पा रहे हैं। आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट आप तब करते हैं जब आप एक सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं। फ्रांस रफाल एक्सपोर्ट करता है क्योंकि फ्रांस की एयरफोर्स के पास जितने चाहिए रफाल हैं उनके पास में जी। उनको सप्लाईज नहीं चाहिए। आपकी जो असेंबली लाइन है उसके ऊपर फ्रांस की एयरफोर्स अब डिपेंड नहीं करती, इसलिए आप और बना सकते हैं। आप पहले अपने तो बनाइए महानुभाव, उसके बाद एक्सपोर्ट की बात करिए। हर जगह जाके आप एयर शो में ले जाते हैं, फिर आप बोलते हैं फलाना लेने वाला है, आर्मीनिया ने लेने की बात सोची, मलेशिया ने लेने की बात सोची। आपके पास है ही नहीं, आपके पास अपनी एयरफोर्स को देने के लिए नहीं है। तो जिसको कहते हैं घर में नहीं दाने और अम्मा चली बनाने। अब हिंदी जानते हैं इसलिए मैं आपसे यूज़ कर रहा हूँ, आप ये बात समझेंगे। शेखर, अगले 2 सवाल साथ में लूंगी। पवन कुमार बालाबुमा बोल रहे हैं, मेरा प्रश्न रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सिंध पर टिप्पणी से संबंधित है। क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक बयान है या पाकिस्तान को चेतावनी? दूसरा, तपेश मजुमदार का सवाल है, हमारे पड़ोसी नेपाल ने हाल ही में छपे अपने 100 रुपये के नोट में केवल अपनी धरती पर भारतीय क्षेत्र या टेरिटरी को दर्शाकर एक बार फिर भारत को नाराज़ करने का फैसला किया है। ये 1000 रुपये के नोट या किसी अन्य मूल्यवर्ग के नोट पर नहीं है। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए ऐसे है कि जो राजनाथ सिंह जी ने कहा वो पाकिस्तान को एक तरह से ट्रोल कर रहे हैं और उनको ये याद करा रहे हैं कि आपके यहाँ भी बहुत फॉल्ट लाइंस हैं, क्योंकि सिंध के लोग पाकिस्तान में पंजाबी डोमिनेशन है। ये जिसको मैं माइनॉरिटीज़ कर रहा हूँ पाकिस्तान में, एथनिक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी भाषा और है, सब मुसलमान हैं। तो सिंध के भी सब मुसलमान हैं। भुट्टो तो सिंधी थे, वो पाकिस्तान के इतने बड़े नेता थे और उनके पिता जो थे वो जूनागढ़ में काम करते थे प्राइम मिनिस्टर की तरह से। तो वो तो पाकिस्तान के क्रिएटर्स में तो सिंधी थे बहुत। तो वो एंटी पाकिस्तान नहीं है, लेकिन वो एंटी पंजाबी डोमिनेशन है। वही समस्या बलूचिस्तान में और वही समस्या पठानों के साथ खैबर पख्तूनख्वा में है। तो वो थोड़ा सा फॉल्ट लाइन उनको याद करा रहे हैं। एक जो बार बार कहते हैं, जो राजनाथ सिंह जी खुद भी कहते हैं पीओके के बारे में कि हमें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, खुद ही आ जाएगा। तो वो भी एक छेड़ने की बात है कि देखो हम तुमसे इतना आगे निकल रहे हैं कि आपके लोग कल को बोलेंगे हम पाकिस्तान में क्यों फंसे हुए हैं, हम तो इंडिया का पार्ट बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये छेड़ने की बात है। कोई ये प्लान नहीं कर रहा है कि हम हमला करके पाकिस्तान से सिंध को कट ऑफ कर देंगे। ये सन 87 में जो भारत की एक्सरसाइज ब्रास्टेक्स थी, उसका डिज़ाइन ये था कि आपके स्ट्राइक कोर जाएंगे और इंडस रिवर के बीच में सिंध दरिया में सक्कर के ऊपर आप
वो क्रॉस कर लेंगे ब्रिज को और पाकिस्तान को आप सिंध को डिवाइड कर देंगे बाकी पाकिस्तान से। वो एक एक्सरसाइज थी, वो कभी सीरियस थॉट हो सकता है उस ज़माने में हो, वो अब वो नहीं है क्योंकि अब न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है। तो मैं नहीं समझता कि वो लड़ाई की बात कर रहे हैं, उनको भाषण देना है, वो एक बात कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। उस दिन की हेडलाइन हो गई, पाकिस्तानी उसके बारे में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जहाँ तक नेपाल की बात है, ये देखिए, ये भी इसको मैं क्या बोलूँ, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अभी ओली करके गए हैं ये काम, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में नया नक्शा मूव कर दिया। ऐसी चीज़ें हमारी पार्लियामेंट्स में सर्वसम्मति से पास हो जाती हैं, कौन इसमें पंगा लेगा। वो नक्शा है, आपको खुश होना है तो खुश होइए उस बात पे। सच्चाई है कि अब नई सरकार आएगी, नेपाल में इलेक्शन होगा। मैं नहीं समझता कि नई सरकार आके पहले ये बॉर्डर सेटल करेगी, ये नक्शे में चलता रहेगा कुछ समय अभी। लेकिन नई सरकार जब आएगी तो मुझे लगता है कि उसमें जो पावर है कम्युनिस्ट्स की, माओइस्ट्स की, वो बहुत कम हो जाएगी। तो माओइस्ट का डोमिनेशन पहले वाला नहीं रहेगा। और फिर जैसे समय बीतेगा, भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं बेहतर हो सकते हैं। शेखर, आज का आखिरी सवाल लूंगी कार्तिक पराशर का। वो बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि भाजपा को गौतम गंभीर को अपना अध्यक्ष बनाना चाहिए क्योंकि वे एकमात्र भाजपा सदस्य हैं जो 400 पार जीत पाए हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या भारत को अपनी लाल गेंद के कोच, रेड बॉल कोच को बदल देना चाहिए? देखिए, भारत को अपने रेड बॉल कोच को डेफिनेटली बदलना चाहिए। जैसे कि कैप्टन्स अलग अलग होते हैं, सिर्फ गौतम गंभीर की बात नहीं है। टेस्ट क्रिकेट एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो बीसीसीआई को भी टेस्ट क्रिकेट को बहुत ध्यान देना चाहिए, जो कि उन्होंने ध्यान देना कम कर दिया है। अब भारत की स्थिति ये हो गई है कि भारत विदेश जाता है तो बेहतर खेलता है, भारत घर में बुरा खेल रहा है। तो ये भारत को कैसे सूट करता है? अगर आपको WTC जीतनी है, क्रिकेट में अब भी बिगेस्ट प्राइज जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जी। तो उसमें आप 2 बार फाइनल में पहुंचे और हार गए। लेकिन पिछली बार तो आप पहुंचे नहीं फाइनल में। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आप 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से हार गए भारत में। अब आप 2 टेस्ट मैच से अपने सीजन शुरू किया हारने के बाद, फिर आपको न्यूजीलैंड जाना है, श्रीलंका जाना है। इस समय जो श्रीलंका की टीम है उसको श्रीलंका में हराना बहुत मुश्किल होगा, खास करके कि अगर आप स्पिन ठीक नहीं खेलते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं और फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे हैं उनके। आज फास्ट बॉलर ने, मैं देख रहा था, एक पाकिस्तान के खिलाफ 169 किलोमीटर, मुझे लगता है कि फास्टेस्ट एवर बॉल होगी, 169 किलोमीटर्स पे, और वो करीब 9 डिग्री 10 डिग्री वो बॉल सीम करी है और बाबर आजम उसमें एकदम आउट हुए हैं। तो श्रीलंका की टीम अब पहले से बहुत बेहतर हुई है। इतना आसान नहीं होगा। फिर आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं जहां आपने सीरीज़ नहीं जीती, तो न्यूजीलैंड आपके पास एक और चुनौती रहेगी। और फिर ऑस्ट्रेलिया भारत आ रही है 5 टेस्ट मैचेस के लिए। वो आपके लिए डिसाइड करेगा कि आप WTC में जाते हैं कि नहीं। अगर घर में आप ऐसे ही खेलते रहे और ऑस्ट्रेलिया भी आपको 4-0 से या 4-1 से या 3-0 से या 3-1 से हरा के चला गया, फिर आपका ये सपना फिर से टूट जाएगा। तो इसलिए अभी डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। और जो अजीत अगरकर हैं, जो दुनिया भर में, हम गौतम गंभीर को कहते हैं, पर अजीत अगरकर, इंडिया की टीम बाहर जाती है वो भी बाहर जाते हैं। अरे आप टीम के साथ क्यों खड़े हो? टीम की सिलेक्शन खेलने वाली तो मैनेजर, कोच और कैप्टन करेंगे ना, आप क्यों वहाँ पे घूमे जा रहे हो? फिर वहाँ गोल्फ खेल रहे हैं, वहाँ जो भी कर रहे हैं, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट देखनी चाहिए। क्योंकि जिस टाइम टेस्ट क्रिकेट का सीजन होता है बाहर, उस टाइम यहाँ इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी, आप वहाँ देखिए ना जाके। इस समय हमारे पास स्पिनर नहीं है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अच्छे 2 स्पिनर हैं, एक सिंपल फिंगर स्पिनर्स, एक लेफ्ट आर्म एक राइट आर्म, उनको लेके आइए, उनको खिला दिया होता। कम से कम वॉशिंगटन सुंदर से तो बेहतर बॉलिंग करते। और जडेजा की भी जो बॉलिंग है वो पहले से बहुत, अब उसकी धार कम हो गई है, समय के साथ साथ अश्विन की भी कम हो गई थी। और अक्षर पटेल को आपने खिलाया, किसी को समझ नहीं आया कि बैटिंग के लिए खिलाया, बॉलिंग के लिए खिलाया। तो सिलेक्टर को हमेशा घूमना चाहिए डोमेस्टिक सर्किट में, वहाँ टैलेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यार तेरे में एबिलिटी है, तू मेरा अगला स्पिनर है। तो ये काम नहीं किया गया, कोई टैलेंट स्काउटिंग कर ही नहीं गई है। तो ये सिर्फ गंभीर का कसूर नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट को एक तरह से इग्नोर किया गया, लो प्रायोरिटी में BCCI ने रखा है। और ये भारत के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ हो सकती है, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। भारत टेस्ट में कितने साल नंबर 1 रहा है दुनिया में, रैंक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। इस समय स्थिति यह है कि भारत श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के नीचे है।
चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।